साथियों नमस्कार, आदाब, सलाम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज हम बहुत ही खूबसूरत बिंदु की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है वाक्य विचार। मैंने ऊपर प्रकरण लिख दिया है वाक्य विचार। मैंने आप लोगों को शुरुआती कक्षा में बताया था कि हिंदी भाषा के 3 अंग हैं, या कहें कि वह 3 भागों में बटी हुई है। पहला भाग है वर्ण, दूसरा है शब्द और तीसरा है वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये हिंदी भाषा की ही बात नहीं है, विश्व की कोई भी भाषा है, प्रत्येक भाषा के 3 अंग ही होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। हमने वर्णों पर बात की थी वर्ण विचार के अंतर्गत, शब्दों पर बात की थी शब्द विचार के अंतर्गत। आज हम शुरुआत कर रहे हैं वाक्य विचार। आखिरकार वाक्य है क्या, किसे हम वाक्य कहेंगे? वक्ता के अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले शब्द समूह वाक्य के अंतर्गत या वाक्य कहलाते हैं। वक्ता के अर्थ को, जो वक्ता जो बोलने वाला है उसके अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाले जो शब्द समूह है वह क्या है? वाक्य कहलाते हैं। अगर हम वर्ण की बात करें, भाषा की सबसे जो छोटी इकाई है वह क्या है? वर्ण होती है। मैं यहां लिख देता हूं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के जो सार्थक समूह है वह शब्दों का निर्माण करते हैं। वर्णों का, अब ये वर्ण है, इनका सार्थक समूह क्या करेगा? वर्णों के सार्थक समूह ही क्या है? शब्दों का निर्माण करेंगे। या मैं ये कहूं कि वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है, उसी को हम शब्द कहेंगे। और शब्दों के जो सार्थक समूह होते हैं उनसे क्या है? वाक्यों का निर्माण होता है। अगर हम शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दें तो वक्ता का जो अभिप्राय है, जो वक्ता जो बात कहना चाहता है वह क्या है? स्पष्ट नहीं हो पाएगा। यानी कि अगर हम जैसे मैंने एक वाक्य लिखा है, जैसे राधा छत के ऊपर खड़ी है। क्या लिखा है? राधा, उदाहरण लिखूं मैं यहां पर, राधा छत के ऊपर खड़ी है। ये जो वाक्य है पूरा का पूरा क्या है? इसमें जो पद क्रम है वाक्य में वो पूरा स्टिक है ना? मैंने आप लोगों को शुरुआत में एक और बात बताई थी कि जो वाक्य है उसमें उस वाक्य के 3 अंग होते हैं, जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया। कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया आएगी। पहले कर्ता आएगा, बीच में कर्म होगा और उसके बाद क्या है? क्रिया आती है। अगर हम इस वाक्य के क्रम को बदल दें, है ना, मैंने शुरुआत में बताया था ना कि अगर हम शब्दों के सार्थक क्रम को बदल दें तो वक्ता का जो अभिप्राय है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसका क्रम बदलूं तो क्या आएगा? अगर मैं यहां पर जैसे छत लिख दूं, छत खड़ी, उसके बाद ये लिख दूं कि छत खड़ी है, और उसके बाद क्या है? मैं यहां पर कर्ता लिख दूं राधा, और उसके बाद क्या है? मैं यहां पर के ऊपर ये लिख दूं के ऊपर। क्या इस वाक्य की सार्थकता रही? नहीं रही ना। यहां पर तो सार्थक वाक्य ये है कि राधा छत के ऊपर खड़ी है, और यहां पर क्या है? छत खड़ी है राधा के ऊपर। इसका मतलब है कि शब्दों के सार्थक क्रम को अगर हम बदल देंगे तो वक्ता का जो अभिप्राय है वह क्या? स्पष्ट नहीं हो पाएगा। शब्दों का सार्थक क्रम ही क्या है? वाक्य के अंतर्गत आएगा, या वाक्य ही उसको वाक्य कहेंगे हम। तो
वाक्य की अगर परिभाषा लिखनी हो तो हम ये लिखेंगे कि शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दों के सार्थक समूह। यहां परिभाषा लिखता हूं मैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। अब शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए। सार्थक शब्दों का समूह नहीं, शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए। उसको हम क्या कहेंगे? वाक्य कहेंगे। अब देखो, अब बात करते हैं वाक्य के अंग पर। वाक्य के अंग, ये तो परिभाषा हुई। अब लिखते हैं हम वाक्य के अंग। वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं? वाक्य के अंग। देखो, मुख्यतः वाक्य के दो अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। एक क्या होता है? एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या है? उद्देश्य कहा जाता है। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तारक दोनों आते हैं। यहां मैं परिभाषा लिख देता हूं उद्देश्य की। उद्देश्य किसे कहेंगे? उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, कुछ कहा जाए, उसे क्या है? हम उद्देश्य कहेंगे। इसी उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक आता है। कर्ता विस्तारक शामिल किया जाएगा। आगे मैं आप लोगों को पहचान बताऊंगा कि उद्देश्य की पहचान हम कैसे करें, कैसे उद्देश्य की पहचान की जा सकती है। कर्ता और कर्ता का जो विस्तारक है वो क्या है? उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, मैंने यहां पर एक वाक्य लिखा था कि राधा छत के ऊपर खड़ी है। तो यहां पर क्या है? वाक्य में जो उद्देश्य क्या हुआ? राधा हुआ। राधा क्यों हुआ? क्योंकि राधा क्या है? यहां पर कर्ता है। राधा क्या है? कर्ता है। तो अब कर्ता का अगर कोई विस्तारक या विशेषण आता है वो भी क्या है? किसके अंतर्गत आता है? उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। अब बात करते हैं दूसरे जो वाक्य का अंग है विधेय, उस पर कि आखिरकार विधेय किसे कहते हैं? विधेय ये वाक्य के अंग है। वाक्य कितने प्रकार का होता है? अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, क्रिया के आधार पर, वो बाद की बात है। पहले हम क्या है? वाक्य के अंगों पर बात करते हैं। और पहले मैंने उद्देश्य के बारे में बता दिया आप लोगों को, और अब बात करते हैं विधेय पर। देखिए, उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या है? उद्देश्य कहलाता है। कर्ता का विस्तारक या विशेषण वो क्या है? उद्देश्य के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से ही देखें तो हिंदी भाषा के अध्याय का जो सबसे दुर्बल पक्ष है वह क्या है? वाक्य गठन ही है। भारतीय आर्य भाषाओं में प्राचीन काल से ही प्राय बहुप्रचलित पदक्रम प्रारंभ में कर्ता और अंत में क्रिया ही रहती है। मैंने शुरुआत में बता दिया आप लोगों को कि कर्ता, कर्म और क्रिया
ये जो क्रम है ये क्या है, प्राचीन काल से ही भारतीय आर्य भाषाओं में चला आ रहा है, बहुप्रचलित है ये पदक्रम। प्रारंभ में कर्ता होगा और अंत में क्या है, क्रिया रहती है। वाक्य में कर्ता तथा कर्ता का जो विस्तारक है, जो विशेषण है, वह क्या उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। अब बात आएगी विधेय पर कि आखिर विधेय किसे कहते हैं। उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, फिर मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है वह क्या है, विधेय होता है। उद्देश्य में क्या था, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, या किसके बारे में, कर्ता के बारे में, कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह क्या है, उद्देश्य होगा। और विधेय के अंतर्गत उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में, उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में कर्ता के उद्देश्य अर्थात कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, कर्ता के संबंध में वाक्य में जो कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं। उसे क्या है, उसे क्या कहेंगे, उसे विधेय कहेंगे। इसके अंतर्गत कर्म तथा कर्म का विस्तारक, क्रिया का विस्तारक आते हैं। पहले क्या आता है, कर्म प्लस कर्म विस्तारक, क्रिया प्लस क्रिया विस्तारक क्या है, शामिल किए जाते हैं। क्रिया विस्तारक क्या शामिल किए जाते हैं। कर्म का विस्तारक क्रिया और क्रिया का विस्तारक क्या है, विधेय के अंतर्गत आएंगे या शामिल किया जाता है। जैसे एक वाक्य, सीता पुस्तक पढ़ती है या सीता पुस्तक लिखती है, तो इसमें सीता क्या है, सीता तो क्या है, कर्ता आ गया। सीता पुस्तक लिखती है, सीता क्या है, सीता तो कर्ता है, पुस्तक क्या है, कर्म, और लिखना क्या है, क्रिया। यानी कि कर्म पुस्तक है और लिखना क्या है, क्रिया। अगर इसका विस्तारक दिया होता लिखने से पहले तो वो भी क्या है, किसके अंतर्गत आएगा, विधेय के अंतर्गत आता। अगर क्रिया का विस्तारक चाहे कर्म का विस्तारक है, वो भी क्या है, विधेय के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। अगर मैंने बताया था शुरुआत में कि पहचान कैसे करें। अगर हमें पहचान करनी हो कि उद्देश्य की पहचान क्या है, उद्देश्य की पहचान के लिए कौन तथा किसने, अगर हम प्रश्न लगा देते हैं, कोई वाक्य है, जैसे मान लीजिए सीता पुस्तक लिखती है, ये वाक्य है, तो इस